नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज है 25 फरवरी और आज हम लेकर के आ गए हैं देश विदेश की जानकारियां, जिसमें आपको जो है टॉप 10 करंट अफेयर्स के रूप में जो दी जाएगी। साथ ही साथ जो है आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि करंट अफेयर्स को हमेशा रटना नहीं है, आपको जो है सुनना है और समझना है और उसे याद रखना है। चलिए, इसी पॉइंट के अनुसार जो हम जो है यहां पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि टाइम मैगजीन की इस साल की, मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है कि 2025 की टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में टॉप 1 पर जो है किसे शामिल किया गया है। तो यहां पर आपको नाम बताना है, वह महिला कौन है। हरमनप्रीत कौर है या नंदिता वेंकटेशन है या पूर्णिमा देवी वर्मन या फिर मेरी कॉम। तो यहां पर आपको जो इसका सही आंसर बताना है, कौन है? पूर्णिमा देवी वर्मन। और ये पूर्णिमा देवी वर्मन का जो अगर किस राज्य से संबंध है, भारत के असम राज्य से संबंधित है। और ये क्यों ज्यादा चर्चाओं में आई है, जिसकी वजह से वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो यहां पर याद रखना कि सारस को बचाने के लिए जो है इन्होंने अत्यधिक मात्रा में प्रयास किया और जितने भी जो है यहां पर जो है अभी भी यहां पर जो है जीव विज्ञानी के रूप में ये कार्य कर रही है। तो आपको ये पॉइंट ही आपको याद रखना होगा, किससे संबंधित है? जीव वैज्ञानिक से संबंधित है। मतलब जो है आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा कि वुमेन ऑफ द ईयर कौन है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन है। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा कि इन्होंने सारस को जो है यहां पर संरक्षण करने का कार्य किया और वर्तमान में असम में कुल मिलाकर के 1800 सारसों को यहां पर देखा गया है। तो आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? इस जो है टाइम मैगजीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइम मैगजीन का जो है शुभारंभ की अगर बात की जाए तो यूएसए से किया जाता है। और टाइम मैगजीन जो है हर साल जो है अपने फ्रंट पेज पर जो है एक किसी न किसी जो है जो चर्चित व्यक्तियों को यहां पर जो है रखता है। तो इसमें इस बार किसको रखा है? तो यहां पर याद रखना होगा पूर्णिमा देवी वर्मन को आपको याद रखना है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ? टाइम मैगजीन किस देश से छपती है? तो यहां पर आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा, किस देश से छपती है? तो यूएसए से छपती है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उसे देखने से पहले आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा कि जैसे यहां पर बोला गया है कि हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको यहां पर बताना होगा किस खेल से। क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर है। नंदिता वेंकटेशन की अगर बात करेंगे तो शास्त्रीय नृत्यांगना है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा, किस विधा से संबंधित है? ये नृत्य से संबंधित है। मेरी कॉम की अगर बात की जाए तो मुक्केबाजी से संबंधित है। तो आपको ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 150% टैरिफ की धमकी के बाद किस संगठन के टूटने का दावा किया है? मतलब यहां पर बात आपको यह पॉइंट याद रखना होगा कि 150% जो है टैरिफ बढ़ाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो आपको यह भी पॉइंट अच्छे से याद रखना होगा, किसके द्वारा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अभी अभी हाल ही में जो है 2025 में ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति हुए हैं और इन्होंने जो है कई सारे प्रकार के जो है यहां पर जो है घोषणाएं कर दी है, कई सारे जो है नियमों में फेरबदल कर दिया है, जिसकी वजह से भारत को भी मुंह की खानी पड़ी है। तो आपको यह भी पॉइंट अच्छे से याद रखना होगा। देखिए, पिछले रिसेंटली में आपको याद होगा कि भारत के कई जो लोग जो है अमेरिका में जाकर के जो बसने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, तो उनको जो है अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है वहां पर जो है उनको जो है भारत वापस भेजने की घोषणा कर दी जाती है। और भारतीय, कई सारे जो भारतीय होते हैं जिनके पैरों में बेड़ियां बांध करके, हाथ में हथकड़ियां बांध करके भारत भेजा जाता है। तो मतलब एक भारत के लिए एक शर्मनाक घटना है। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि 150% टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद किस संगठन को टूटने का दावा किया जा रहा है? तो यहां पर आपको बताना है वह संगठन कौन सा है। क्या G20 है, ब्रिक्स है, क्या नाटो है, क्या आसियान है? इसका सही आंसर आपको याद रखना होगा। कौन सा संगठन है? ब्रिक्स है। और ये ब्रिक्स में कुल मिलाकर के अभी जो है कुल मिलाकर के 5 देश है और साथ ही साथ अभी अगर जो है 6 देश आमंत्रित हुए हैं, जिसकी बैठक जो कहां होने वाली है? 2025 में ब्राजील में होने वाली है। तो आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा। अगर ये 6 देश जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं तो टोटल देशों की संख्या इसमें 11 हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हो जाती है? तो 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हो जाती है। तब से लेकर के वर्तमान तक ये कार्य करते जा रहा है। साथ में ये ब्रिक्स किस प्रकार का संगठन है? तो आपको यहां याद रखना होगा कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक संगठन है। तो यहां पर जो है 150% जो है टैरिफ बढ़ाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है। तो यहां पर जो है ये ब्रिक्स संगठन जो है टूटने की कगार पर आ चुका है। तो यहां पर ये चर्चाओं में है।
पिछले दिनों हमने यहां पर देखा था कि इसकी बैठक कहां होने वाली है, 2025 में ब्राजील में होने वाली है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। अब यहां पर देख लेते हैं कुछ और संगठन जो है इसमें जुड़े हुए हैं, तो आपको इन संगठनों को भी अच्छे से याद रखना होगा कि G20 की अगर बात की जाए तो G20 की स्थापना जो हो जाती है 1999 में हो जाती है। जैसे ब्रिक्स की अगर हमने बात किया है तो ब्रिक्स की स्थापना कब हो जाती है, 2009 में हो जाती है। यहीं पर नाटो की स्थापना की अगर बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो है आसियान की अगर हम बात कर रहे हैं तो आसियान की भी स्थापना आपको अच्छे से याद रखना होगा, कब, 1967 में। इस प्रकार से हमने इन पॉइंटों को समझ लिया। तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना होगा कि 150% टैरिफ बढ़ाने की धमकी किसने दी है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई है। और किस संगठन को टूटने की बात की गई है, तो इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा। कौन सा संगठन है, ब्रिक्स है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने 24 घंटे से अधिक समय तक नृत्य कर सबसे लंबे समय तक शास्त्रीय नृत्य करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम होगी तो उसमें आपको जो है इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा। साथ में जितनी भी सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम होगी आपको उस एग्जाम के लिए भी आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है। तो यहां पर इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना है। बात हो रही है यहां पर 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव की, तो यहां पर आपको याद रखना है कि खजुराहो कहां पर है, तो यहां पर आपको बताना होगा कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी कहां पर है, तो छतरपुर जिले में आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पर है, छतरपुर जिले में आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ में आपको यह भी पॉइंट याद रखना है कि जो छतरपुर जो है, छतरपुर में जो खजुराहो नृत्य महोत्सव जो आयोजित किया जा रहा है ये किस क्रम का है, तो आपको यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। किस क्रम का है, 51वां क्रम है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए कि कब से इस महोत्सव को मनाया जाता है, तो इस महोत्सव को 1975 से प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, और इसे कब मनाया जाता है, तो फरवरी के अंतिम दिनों में इसे मनाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। कहां मनाया जाता है, तो छतरपुर में। तो ये कहां आयोजित किया जाता है महोत्सव, तो आपको यहां पर जो इसका सही आंसर मिल गया है, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। बात हो रही है यहां पर जो है 139 कलाकारों के द्वारा जो है कुल मिलाकर के 24 घंटे 9 मिनट आपको याद रखना है। 24 घंटे 9 मिनट तक जो है लगातार यहां पर जो है नृत्य किया गया और उनके द्वारा जो है एक रिकॉर्ड बनाया गया। यहां तक क्लियर हुआ। साथ ही साथ आपको जो है यहां पर एक पॉइंट मिल रहा है शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य की अगर बात की जाए तो भारत में कुल मिलाकर के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 है। और शास्त्रीय भाषा की अगर बात की जाए तो अभी बढ़कर जो है वर्तमान में कुल मिलाकर के 11 हो चुकी है। आपको इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा सुरक्षा बलों के डिप्टी कमांडरों के बीच बातचीत के लिए नई हॉटलाइन स्थापित करने का फैसला किया है। नई हॉटलाइन जो है यहां पर जो स्थापित करने का जो फैसला लिया है, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, कनाडा के साथ या फिर चीन के साथ। जैसे यहां पर जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है एक सीमा रेखा साझा करती है जिसका नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। ठीक है, तो जैसे यहां पर अभी देखो कि यहां पर बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री देश छोड़ करके भाग चुकी है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली में वहां पर जो है सत्ता पलट हुआ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश भी अपने जो है नए नियम कानून बनाने की घोषणा कर रहा है, साथ में भारत भी अपने जो है नए नियम कानून बना रहा है। तो यहां पर जो है नई हॉटलाइन स्थापित करने की बात की है, वह देश कौन सा है, बांग्लादेश है। तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा कि भारत और बांग्लादेश जो है कौन सी सीमा रेखा बनाता है, तो रेड क्लिफ है। साथ में भारत और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के साथ भी रेड क्लिफ सीमा रेखा आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं चीन की। बात करें तो चीन के साथ भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा। कौन सी है, मैकमोहन सीमा रेखा याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ। साथ ही साथ आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी एक्सप्रेस चलाई जाती है, तो यहां पर याद रखना होगा हमेशा भारत और पाकिस्तान के मध्य हमेशा समझौता किया जाता है, इसलिए समझौता एक्सप्रेस। और भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी एक्सप्रेस चलाई जाती है, तो मैत्री एक्सप्रेस। आपको यह पॉइंट
याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, इसी पॉइंट के अनुसार हमने यहां पर देख लिया कि नई हॉटलाइन जो है किस देश के साथ स्थापित की है, तो बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश जो है भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला जो है देश है। आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को खत लिखा है, उनका नाम क्या है? तो यहां पर आपको पूछा गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। क्या रेखा गुप्ता है, क्या माणिक शाह है, क्या M.K. स्टालिन है, या फिर पिनराई विजयन है? पिनराई विजयन की अगर बात करेंगे तो ये केरल के मुख्यमंत्री है। साथ में अगर यहां पर पूछा जाए कि रेखा गुप्ता कहां की है, तो नई दिल्ली की है। आपको यहां पर ये भी पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के अनुसार यहां पर देखा जाए तो M.K. स्टालिन जो है यहां पर याद रखना कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। और यहां पर जो है एक विवाद शुरू हो चुका है। कौन सा विवाद? भाषा विवाद। यहां पर भाषा विवाद इसलिए प्रारंभ हो चुका है क्योंकि यहां पर बोला गया है एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए इनके द्वारा फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो है इनके द्वारा फोर्स किया जाता है, सारे स्टेटों को फोर्स किया जाता है। और यहां पर जो है M.K. स्टालिन जो है, और यहां पर इसलिए ये जो चर्चाओं में है क्योंकि ये जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि आपको 2400 करोड़ रुपए का बजट जो है, सिर्फ तमिलनाडु सरकार की बात हो रही है, तो 2400 करोड़ रुपए आपको तब दिए जाएंगे, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जब आप जो है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप अपने राज्य में लागू कर देंगे। उसके बाद में ही आपको जो है 2400 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। तो यहां पर ये मान क्यों नहीं रहे हैं? तो इसका मानने नहीं मानने का एक रीजन है, आपको उस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है इसे अपने राज्य में लागू नहीं करने का मेन रीजन ये है कि यहां पर जो है हिंदी को सार्वभौमिक या फिर प्राथमिक भाषा के रूप में यहां पर जो है मानना इसे पड़ेगा। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में कौन सी भाषा सर्वाधिक मात्रा में बोली जाती है, तो तमिल भाषा बोली जाती है। अब वहां पर देखो हिंदी भाषी लोग कम है, तमिल भाषी लोग ज्यादा है, इस वजह से यहां पर जो है अवमानना की जो है यहां पर जो है स्थिति बन चुकी है। यहां तक क्लियर हुआ? जब तक ये अपने राज्य में नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे तब तक जो है 2400 करोड़ रुपए का इन्हें बजट नहीं दिया जाएगा। यहां पर जो है घोषणा कर दी है, किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि M.K. स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में 27 साल बाद बनी, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, कितने साल बाद बनी है? 27 साल बाद बनी भाजपा सरकार की अगुवाई का जिम्मा मुख्यमंत्री के रूप में किसे मिला है? तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। जैसे यहां पर हमने कहा कि रेखा गुप्ता जी जो है 27 साल बाद जो है भाजपा की कमान संभाल करके नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है। यहां तक क्लियर हुआ? 27 साल बाद जो है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बन चुकी है? रेखा गुप्ता जी बन चुकी है। तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। इसी पॉइंट के अनुसार अगर हम यहां देखें कि वर्तमान में जो चुनाव हुआ, ठीक है, 2025 में जो चुनाव हुआ नई दिल्ली में, जिसमें कुल मिलाकर के हमें चाहिए था सिर्फ 70 वहां पर जो है 70 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से यहां पर जो है कुल मिलाकर के पक्ष के रूप में 36 जो है सीटें हासिल करनी थी। लेकिन यहां पर जो है भाजपा के द्वारा जो है 48 सीटें हासिल की गई और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो सिर्फ 22 सीटें हासिल की गई, जिसमें यहां पर जो है बहुमत किसके पास ज्यादा हुआ? भारतीय जनता पार्टी के पास हुआ। तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। कितने विधानसभा सीटें हैं? तो यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कितनी है? 70 है। साथ ही साथ आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा कि जो नई दिल्ली में जो आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है 2013 से संचालित होते आ रही थी, और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कब बनी थी? तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना होगा, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। यहां तक क्लियर हुआ? साथ में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हो जाती है 1980 में हो जाती है। यहां तक क्लियर हुआ? साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में कुल राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, तो आपको यह भी पॉइंट अच्छे से याद रखना होगा। कितने पार्टियां हैं? तो 6 राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए इसका सही आंसर क्या मिला हमें? रेखा गुप्ता। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क ने किस टीवी प्रेजेंटेटर को दिए इंटरव्यू में भारत के टैरिफ और टेस्ला जैसे मुद्दों पर बात की है? तो ये किस
जो है टीवी प्रेजेंटेटर को जो है इंटरव्यू दिया है? तो यहां पर आपको बताना है, इसका सही आंसर याद रखना है, सिन हैनिटी को जो है यहां पर जो है एक इंटरव्यू दिया गया, किसके द्वारा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और भारत के टैरिफ और टेस्ला जैसे मुद्दों पर यहां पर जो है अहम बातचीत की गई है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। कौन है वो? सिन हैनिटी है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत कौन है जिन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा है? यहां पर बोला गया है कि आप जो है पाकिस्तान को बोला गया है कि आप जो है वैश्विक आतंकवाद का एक गढ़ है। तो यहां पर याद रखना कि वह कौन है जिसने संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ में पाकिस्तान को घेरा है। तो आपको यह पॉइंट याद रखना है, पी हैरिस को आपको याद रखना है कि वो जो संयुक्त राष्ट्र में जाकर के उन्होंने जो है पाकिस्तान को घेरा है कि आपके ही देश में आतंकवाद पनप रहा है और आपके ही देश से आतंकवाद निकल करके विभिन्न देशों में पहुंच रहा है। तो यहां पर आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। साल 2025 में G20 की मेजबानी अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को सौंपी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में G20 की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? ऐसा क्वेश्चन अगर बने तो आपको बताना है सबसे पहले G20 की स्थापना कब हो जाती है? तो 1999 में हो जाती है। आपको ये की पॉइंट आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ G20 में कुल कितने सदस्य है? तो आपको सदस्य भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कितने सदस्य है? 20 सदस्य है। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पर पूछा है कि अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को सौंपी गई है 2025 की मेजबानी? तो जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं यहां पर G20 की जो मेजबानी सौंपी गई है साउथ अफ्रीका को सौंपी गई है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा कि G20 की बैठक कहां होने वाली है? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका जो है 3 राजधानियों वाला देश आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी है? तो यहां पर जो है एक राजधानी आपको याद रखना होगा प्रिटोरिया के बाद में आपको याद रखना है केप टाउन के बाद में यहां पर आपको याद रखना है ब्लामफोंटेन, आपको याद रखना है। इस प्रकार से जो आपको जो है 3 राजधानियां आपको मिल जाएगी, किसकी? साउथ अफ्रीका की। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, बात कर लेते हैं यहां पर जो है केन्या की राजधानी कौन सी है? तो केन्या की राजधानी जो है आपको याद रखना होगा नैरोबी, आपको याद रखना है। जिम्बाब्वे की राजधानी आपको याद रखना है हरारे, और साथ में जो है नाइजीरिया की राजधानी जो है अबुजा, आपको याद रखना है। कौन सी राजधानी है? अबुजा। नाइजीरिया की राजधानी कौन सी है? अबुजा, आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हमें मिल गया साउथ अफ्रीका। G20 की बैठक कहां होने वाली है 2025 में? तो साउथ अफ्रीका में होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जो है G20 मेंबर्स की अगर बात करेंगे तो ये सारे देश दिए हुए हैं, जिसमें भारत भी इसमें जो है इंक्लूड है G20 में, साथ में चाइना भी है, जापान भी है। तो ये एक प्रकार से जो है यहां पर जो है 20 कंट्रीज जो है G20 में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुभमन गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं, जिन्होंने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है? तो आपको यह भी पॉइंट अच्छे से याद रखना होगा। क्रिकेट से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं उनको तो अच्छे से याद रखना ही होगा, क्योंकि हर एग्जाम में आपको जो है किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो यहां पर पूछा है कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहां पर याद रखना होगा कौन बने हैं? शुभमन गिल। और किसे पीछे पछाड़ा है? तो यहां पर याद रखना होगा क्या मोहम्मद रिजवान है, क्या फखर जमान है, बाबर आजम है, या स्टीव स्मिथ है? तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है बाबर आजम को, यहां पर जो है आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ आप जो यहां पर जैसे मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, ये तो तीनों पॉइंट देख रहे हैं, तो ये तीनों खिलाड़ी जो किस देश के खिलाड़ी है? तो यहां पर याद रखना होगा पाकिस्तान। ठीक है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टीव स्मिथ की, तो यहां पर आपको याद रखना होगा ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी है। इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा। बात करते हैं शुभमन गिल की, तो भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने 796 पॉइंट के हिसाब से यहां पर जो है बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 1 पर आ चुके हैं। याद रहेगा टॉप 1 पर जो है कौन है? शुभमन गिल आ चुके हैं। ठीक है, किसको पछाड़ा है पीछे? तो बाबर आजम को। यहां तक क्लियर हुआ? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात कर लेते हैं 2025 की, तो 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी जो कहां आयोजित की जा रही है? इसी पाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, तो हमने जो है टॉप 10 करंट अफेयर्स को देख लिया है, जिसमें साथ ही साथ में आपने एडिशनल फैक्ट को भी देख लिया है। तो आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। डेली प्रैक्टिस करते चलिए, ताकि जो है आपको जो है इन पॉइंटों को रटने की आवश्यकता ना पड़े। आप इस प्रकार से बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।